Agriculture, self-resilience. Pleasure to convene this session my colleagues and reporters, Dr. Sasank Sekhar Singh, Assistant Professor, MMMU Ambala, Haryana, Mr. Devesh Balyan, Veterinary Scholar, ANDUAT Ayodhya. In this session, we have two veteran speaker, Professor Guru Prasad Singh and Dr. B.S. Devra. First speaker, Dr. Guru Prasad Singh, Honorary Director, NBBD, and serving as a professor, BHU, Varanasi. Dr. Singh is a renowned person in the field of animal husbandry and dairy. He has contributed a lot in the society. He has published more than 10 research papers, more than 30 research papers, and more than 10 book chapters. Now I would like to invite Dr. Singh to deliver one full lecture. Dr. Singh, please. Thank you, डॉक्टर साहब. नमस्कार सबको. नमस्कार. नमस्कार. नमस्ते. नमस्ते बस साहब. पशुपालन भारतवर्ष का परंपरा से मुख्य पेशा रहा है. प्राचीन काल से ही हम देखें तो लगभग जो हमारी परंपरा की मान्यता है कि हर युग में पशुपालन एक महत्वपूर्ण घटक रहा है कृषि का, और कृषि और पशुपालन इन दोनों को कभी अलग करके नहीं देखा गया. और मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह मानना है कि कृषि की रीढ़ पशुपालन है. अगर हम पशुपालन नहीं करते हैं तो भारतीय कृषि की दुर्दशा हमने हरित क्रांति के बाद के इन 60-70 सालों में देख लिया. आज फिर से हमको उसी ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर की बात करनी पड़ रही है कि कैसे हम अपनी परंपरा की कृषि की तरफ वापस लौटें, क्योंकि पशुपालन पे जो अपेक्षित ध्यान देना था वो हमने नहीं दिया. ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ा खतरा है, हम उससे चिंतित हैं, पूरी दुनिया परेशान है. लेकिन भारतीय नस्ल की जो गाय भैंस है, या भारतीय नस्ल की जो बकरी है, भारतीय नस्ल की जो भेड़ है, ये ग्लोबल वार्मिंग के खतरों से निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम है. इसलिए जो हमारी परंपरा की नस्लें हैं, इंडिजिनस ब्रीड, आज पूरी दुनिया में गिर नस्ल के संरक्षण की बात चल रही है. ब्रीडिंग पॉलिसी जो सरकारें बना रही हैं. हेलो, डिस्कनेक्ट हो गया क्या? नहीं, आपकी आवाज आ रही सर, प्लीज कंटिन्यू सर. तो सरकारों को भी जो ब्रीडिंग पॉलिसी बनानी है वो स्थानीय नस्लों के हिसाब से बनानी पड़ेगी. इस कोविड-19 के संकट में सबसे बड़ा जो सेक्टर था जिसने पूरे अपनी उपयोगिता सिद्ध किया वो डेयरी सेक्टर था. शुरुआत के दिनों में थोड़ी सी इसमें कमी जरूर आई थी, लेकिन फिर स्थिति संभली और पूरे सप्लाई चेन को दुरुस्त करते हुए सबकी दुग्ध की और दुग्ध पदार्थों की आवश्यकताओं की आपूर्ति केवल एक अकेला सेक्टर था जिसने पूरी तन्मयता के साथ किया. अब इस पर हमको ये देखना है कि कैसे हम इसकी सप्लाई चेन को ठीक कर सकते हैं, कैसे दुग्ध उत्पादों को बिचौलियों से बचाते हुए किसान को उचित मूल्य देते हुए उपभोक्ता तक सीधे पहुंचाने की व्यवस्था कर सकते हैं. 6 लाख गांव है भारतवर्ष में. बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर जो रोजगार संकट के चलते अपने गांव लौटे हैं. इन 6 लाख गांवों पर फोकस करते हुए हमको एक दीर्घकाल की, लंबे समय की योजना बनानी पड़ेगी जो कृषि और पशुपालन को बेस रखते हुए रोजगार सृजन इन 6 लाख गांवों में कैसे हो, इस पर चिंतन करना पड़ेगा. हमको पोल्ट्री पर ध्यान देना पड़ेगा. अफवाहों के चलते सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है इस कोविड-19 के संकट में वो पोल्ट्री इंडस्ट्री को हुआ है. इन अफवाहों पर कृषि वैज्ञानिकों को, पशुपालन के वैज्ञानिकों को, वेटनरी साइंस के लोगों को इन अफवाहों का खंडन करने की जरूरत है, क्योंकि पोल्ट्री उद्योग को सबसे बड़ा झटका लगा.
करोड़ों का नुकसान हुआ और छोटा किसान जो पोल्ट्री से जुड़ा हुआ था उसकी कमर टूट गई। लेकिन ऐसे समय में भी जो हमारे ट्रेडिशनल पोल्ट्री ब्रीड थे, जो हमारी परंपरा की नस्लें थी पोल्ट्री की, उन्होंने बहुत अच्छा सरवाइव किया और लगातार उनकी डिमांड बनी रही। वो चाहे कड़कनाथ हो, चाहे ब्रो हो, असील हो, इस तरह की जितनी भी जो ब्रीड थी हमारी परंपरा की, जिनको किसान पालता था, जिनको हम देसी मुर्गी कहते हैं, उनकी डिमांड बनी रही और बहुत अच्छा दाम किसान को इस बंदी के समय में भी, लॉकडाउन के समय में भी उसको पूरा इसका मूल्य मिला। अब जो योजना बनानी है वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग की योजना बनानी है। नए भारत की रचना में गांव में इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, जिसमें हम लैंडलेस से लेकर के और बड़े किसान, मझोले किसान, छोटे किसान को भी शामिल करना पड़ेगा। यानी उसको पूरा बकरी पालन, भेड़ पालन, मुर्गी पालन, बत्तख पालन, मछली पालन, ये सारे जो कृषि के व्यवसाय हैं, इन सबको इंटीग्रेट करते हुए गांव में इनके आधारित उद्योगों के विकास पे ध्यान देना पड़ेगा। इस महामारी के संकट के समय ये समझ में आया कि दूध की प्रोसेसिंग अगर गांव स्तर पर हो तो दूध को संरक्षित रखा जा सकता है। तो छोटी स्कीम मिल्क की जो मिल्क पाउडर है उसकी छोटी यूनिट लगानी पड़ेगी, खोआ बनाने की यूनिट लगानी पड़ेगी, घी बनाने की छोटी छोटी यूनिट गांवों में स्टैब्लिश करनी पड़ेगी और सरकार को भी इसमें सहयोग करना पड़ेगा कि डेयरी उत्पादों पर जीएसटी से उसको मुक्त करना पड़ेगा। वैज्ञानिकों का ये दायित्व है कि परंपरा के खाद्य पदार्थ अब गांव में उतने उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए चारे का और इन जो खाद्य पदार्थों का संकट पशुओं के लिए इस बार आया, उन चुनौतियों से निपटने के लिए हमको उनके चारों के, पारंपरिक चारों के संरक्षण और संवर्धन पर ध्यान देना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि फीडिंग के कैसे कैसे हम फार्मूले किसान को बता सकते हैं जिससे पशुओं की ज्यादा दुग्ध उत्पादन लेने के दौरान उनको जिन तत्वों की आवश्यकता होती है उनकी पूर्ति कैसे हो सकती है। अब सिर्फ किताबी ज्ञान से काम नहीं चलने वाला है, अब हमको किताब से हट करके प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर किसान के साथ हमको फैसिलिटेटर की भूमिका में रहना है, रिसर्चर की भूमिका में नहीं रहना है। क्योंकि किसान जिस परिस्थिति में काम करता है उसी परिस्थिति में वो और बेहतर क्या कर सकता है, ये बताना हमारा वैज्ञानिकों का काम है। इसके आधार पे हम सारे लोग इस वेबिनार के माध्यम से जो चिंतन कर रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत के तरफ हम कृषि, परंपरागत कृषि के उसके माध्यम से कैसे आगे बढ़ेंगे, तो हमको प्रैक्टिकल नॉलेज पे जाना पड़ेगा। किसान की परिस्थितियों में वो बेहतर कैसे कर सकता है, इस पर हमको सोचना पड़ेगा। और इधर एक अच्छी बात ये हुई कि इस पूरे लॉकडाउन के दौरान मांसाहार के प्रति लोगों का आकर्षण घटा, चाहे डर से घटा हो, चाहे जिस कारण से भी घटा हो। ऐसे में डेयरी उत्पादों की मांग बढ़ी और ये ऐसा धंधा है डेयरी का जिसको लैंडलेस भी कर सकता है। जिसके पास जमीन नहीं है वो भी पशु पाल सकता है, बकरी पाल सकता है, मुर्गी पालन कर सकता है, बतख और बटेर पालन कर सकता है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए डेयरी के आधार पर और मछली पालन के आधार पर हम कैसे पर्यावरण को संरक्षित रख सकते हैं, कैसे किसानों को काम दे सकते हैं और कैसे गांव में ही रोजगार का सृजन कर सकते हैं। आज गोबर और गोमूत्र से देसी नस्ल के बहुत सारे तरह के उत्पाद बन रहे हैं। धूप बत्ती बन रही है, चौदाह के लिए लकड़ी बन रही है, जैविक खाद बन रही है, बीजामृत बन रहा है, केचुआ खाद बन रही है। यानी इस तरह के ग्रामीण उद्योग जिनमें कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत हो, जिनमें कम से कम लागत की जरूरत हो, किसान अपनी ही लोकल तो उसके पास उपलब्ध संसाधन है उनसे इन सारे रोजगारों को कर सकता है। इसके आधार पर गांव में हमको
रोजगार खड़ा करने की दिशा में सोचना पड़ेगा। और तब जा करके जो हम सोच रहे हैं कि इस परंपरागत कृषि के माध्यम से हम आत्मनिर्भर होंगे, तो निश्चित तौर पर हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेंगे। अब पूरी दुनिया में मांस की डिमांड है, लेकिन जब वो बकरी का मांस वैक्सीनेटेड होगा, उसकी डिवर्मिंग होगी, प्रॉपर टेम्परेचर में उसका पालन होगा, किसान को इसका ज्ञान होगा, तब एक्सपोर्ट क्वालिटी का हम मीट पैदा कर सकते हैं। यही स्थिति हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री की है। बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म खोलने की जगह छोटे छोटे किसानों को क्लस्टर में, छोटे छोटे इकाइयों में उनको देसी जो हमारे पोल्ट्री के ब्रीड हैं उनका पालन कराया जाए। किसान को जो अपनी स्थानीय नस्ल है बकरियों की, उसका पालन कराया जाए, उसका ब्रीड इंप्रूवमेंट कराया जाए। टाइम टू टाइम किसान को प्रशिक्षित किया जाए कि उसकी डिवर्मिंग करेगा, वैक्सीनेशन करेगा और उन सारे मानकों का ध्यान रखेगा जिनकी वजह से उस मीट की डिमांड दुनिया में बढ़ेगी। जैसे बकरी पालन ऐसा धंधा है जिसमें सप्लाई की तुलना में डिमांड ज्यादा है, यानी सप्लाई हम कम करते हैं और उसकी मांग ज्यादा है, इसलिए उसके मांस का मूल्य भी बढ़ता जाता है। तो बकरी पालन भी ग्रामीणों की समृद्धि में एक बड़ा साधन हो सकता है। इस पर हमको ध्यान देना है। हमारे उत्पादों को बाजार तक हम कैसे पहुंचा सकें, इसके लिए सरकार के स्तर पर भी, वैज्ञानिक के स्तर पर भी। हेलो, लालजू टंडन की बड़ी हालत गंभीर है। हेलो, वीडियो क्यों नहीं आ रहा? हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, हाँ सर, सबको वो करिए, डॉक्टर साहब को छोड़कर सबको वो म्यूट करिए। ओके सर, ओके ओके ओके। इसके साथ साथ हमको वैल्यू एडिशन पर ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारे जो भी प्रोडक्ट हैं वो दुनिया के सामने या बाजार में और जो प्रोडक्ट आए हैं वैल्यू एडिशन की जरूरत है। और इसके लिए हमको किसानों को प्रशिक्षित करना पड़ेगा, वो चाहे चारा उत्पादन का क्षेत्र हो, दुग्ध उत्पादन का क्षेत्र हो, फिशरीज का क्षेत्र हो, मछलियों में भी हमको उससे पर्यावरण और प्रकृति को जो फायदा पहुंचता है, पहुंचता ही है। तालाबों के माध्यम से जिनमें हम मछलियां पालते हैं, जल संरक्षण का एक बड़ा काम होता है। और इधर किसान बहुत सारी गलतफहमियों के चलते स्थानीय स्तर पे पाए जाने वाली नस्लों को न पाल करके बहुत सारी ऐसी मछलियों को पालता है जिनके पालने का खर्च यहाँ की परिस्थिति में ज्यादा है, क्योंकि कभी उनको पानी गर्म करने के लिए हीटर लगाना पड़ता है, कभी रात भर पंपिंग सेट चला करके वेस्टेज ऑफ वाटर करना पड़ता है ताकि तालाब के जल का टेम्परेचर ठीक रहे। तो किसानों को ये बताना है कि ऐसी प्रैक्टिस से हमको बचना है और लोकल लेवल पे जो उपलब्ध ब्रीड हैं वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं। वो वहीं की क्लाइमेट में हजारों सालों में विकसित होते हैं, वहां के वातावरण को सहने की उनकी क्षमता होती है, उसी तरह के उनके फूड हैबिट्स होती हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जितने लोग गिर नस्ल की गाय लाए, तो एक तो उसकी फूड हैबिट का यहाँ चारा नहीं मिलता, यहाँ की क्लाइमेट थोड़ी गुजरात से अलग है। और जो सबसे बड़ा दोष हुआ गिर नस्ल में उत्तर प्रदेश में, वो क्या हुआ कि मेस्टाइटिस की बहुत शिकायत आई, क्योंकि यहाँ गीली मिट्टी है और दूध निकालने के बाद बैक्टीरिया उसके थन में घुस जाता है। तो बहुत सारे लोग जो गिर नस्ल की गाय लाए उत्तर प्रदेश में, उनकी गाय को मेस्टाइटिस की बहुत शिकायत हुई। तो उत्तर प्रदेश में जो रिकमेंडेड ब्रीड है, साहिवाल है, आपकी राठी है, गंगा तीरी है, ऐसी स्थानीय नस्लों के ही विकास पर ध्यान दिया जाए, उन्हीं का ब्रीड इंप्रूवमेंट किया जाए। ये बात किसान को और वैज्ञानिकों को पहले समझ लेनी चाहिए, क्योंकि पहले हम पशुपालन सेक्टर की बहुत दुर्गति कर चुके हैं। व्हाइट रिवॉल्यूशन के नाम पर हम भारत की स्थानीय नस्लों को खराब कर चुके हैं। और ये जो क्रॉस ब्रीड हम लाए हैं, ये जरूर हमारी दूध की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण जो दूध है
वो आज भी बाजार में उपलब्ध नहीं है। इसलिए फिर से हमको चिंतन करना पड़ेगा और अपनी जो इंडिजिनस ब्रीड है, भारतवर्ष की देसी और स्थानीय नस्लें हैं, उनके विकास पर हमको ध्यान देना होगा। क्योंकि A1 A2 प्रोटीन के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो स्थानीय नस्लों से हमको प्राप्त होती हैं, और दूध के आधार पे अगर करोड़ों का बिजनेस खड़ा हो सकता है तो दूध तो जानवर 8 महीने देता है, गोबर और गोमूत्र तो वो 12 महीने देता है। तो हम गोबर और गोमूत्र के आधार पे गोबर कोऑपरेटिव क्यों नहीं देश में खड़ा कर सकते? गोबर के आधार पे उद्योग धंधे क्यों नहीं गांव में खड़े हो सकते? आज तो गोबर से बनी हुई बहुत सारी चीजों की मांग है। कहीं गोबर से बना हुआ प्लास्टर है, गोबर से बनी हुई मूर्तियां हैं, गोबर से बनी हुई धूप बत्ती है, गोबर से बने हुए मच्छर कॉइल हैं, गोमूत्र से बने हुए कीट नियंत्रक हैं, और बहुत तरह की औषधियां बाजार में उपलब्ध हैं जो देसी गोवंश के गोबर और गोमूत्र के आधार पर हैं। ऊर्जा का एक बड़ा संकट जो देश में है, जिसके लिए करोड़ों की विदेशी मुद्रा हमको खर्च करनी पड़ती है, इस ग्रामीण ऊर्जा के संकट को हम गोबर के माध्यम से हल कर सकते हैं। गोबर गैस छोटे, अब तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई, कोई टंकी में गोबर गैस बना रहा है, कोई बैलून में गोबर गैस बना रहा है। यानी इस तकनीकी के विकास का ग्रामीण भारत को फायदा मिलना चाहिए और गांवों में इस तरह के छोटे प्रोजेक्ट्स लगाने की जरूरत है। और वो जो स्लरी है उसको हमको जैविक खाद के रूप में, केचुआ खाद के रूप में, कंपोस्ट के रूप में, लिक्विड फर्टिलाइजर के रूप में, यानी विभिन्न तरह के बैक्टीरिया डाल करके उनका वैल्यू एडिशन करके खेती में रासायनिक उर्वरकों की निर्भरता को कम किया जा सकता है और गुणवत्तापूर्ण अनाज और सॉइल हेल्थ को इंप्रूव किया जा सकता है अगर पशुपालन के सेक्टर पर योजनाबद्ध तरीके से हम ध्यान दें। और ग्रामीण भारत की उन्नति इसी के माध्यम से हो सकती है। गांव में अभी तत्काल आप कोई उद्योग धंधा नहीं खड़ा कर सकते, गांव में कोई तुरंत फैक्ट्री नहीं लगा सकते, गांव में हर व्यक्ति को काम नहीं दे सकते। एक डेयरी सेक्टर ऐसा है, एनिमल हस्बेंड्री का सेक्टर ऐसा है जिसमें मुर्गी पालन के माध्यम से, बतख पालन के माध्यम से, दूध के माध्यम से, मछली के माध्यम से आप तुरंत रोजगार की उपलब्धता, जो महानगर छोड़ करके हजारों किलोमीटर से चल करके प्रवासी आया है जो फिर वापस जाने की नहीं सोच सकता, उसके लिए हम इन सारी चीजों को कर सकते हैं। इन बिंदुओं पर हमको चिंतन करना पड़ेगा। इस वेबिनार में आईटी के लोग भी जुड़े हैं, तमाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के लोग हैं, बहुत सारे वेटनेरियंस जुड़े हैं। ये बहुत अच्छा प्रयास है। तो पूरे देश में ये जो 6 लाख गांव हैं, इन गांवों को लेकर के डेयरी के माध्यम से हम क्या योजना बना सकते हैं। और वैश्विक मांग अभी बढ़ने वाली है, क्योंकि केवल भारत में इसका खतरा नहीं हुआ, पूरी दुनिया में इसका असर पड़ा। तो पूरी दुनिया की उस वैश्विक मांग की आपूर्ति करने के लिए एक बड़ा सेक्टर, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, एक बड़ा अवसर ग्रामीण भारत के सामने कृषि और पशुपालन में इंतजार कर रहा है। हमको इस समय का लाभ उठाना है, आपदा के को अवसर में बदलना है। इसके लिए हमको चिंतन करना पड़ेगा। और जो हमारे पारंपरिक ज्ञान है, पशुओं के इलाज में देसी जड़ी बूटियों का जो ज्ञान है, परंपरा में उस स्किल को डेवलपमेंट करना है। हमको बहुत महंगे इलाज में नहीं जाना है, हमको पशुओं के जो पारंपरिक इलाज गांव में होते हैं, अगर वैक्सीनेशन और एंटीबायोटिक्स को छोड़ दिया जाए तो वेटनरी की ज्यादातर मेडिसिन जो हैं वो आयुर्वेदिक ही है, या परंपरा में जो जड़ी बूटियां हमारे यहाँ उपलब्ध हैं उन्हीं से हम इलाज करते हैं। तो ऐसी तकनीक के इंप्रूवमेंट की जरूरत है। हमारे वेटनेरियंस को भी एथनो वेटनरी जो मेडिसिन हैं उनके ऊपर ध्यान देना होगा, ताकि जहां मरीज हो वहीं दवा हो। इस सिद्धांत के ऊपर जब हम काम करेंगे तब जाकर के हमारा पशुपालन का और कृषि का सेक्टर ठीक से मजबूत हो सकेगा और हम नए भारत के निर्माण की दिशा में बढ़ सकेंगे।
हेलो 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 हेलो। हाँ, कट गया क्या? नहीं, आवाज आ रही सर? आवाज आ रही है, आवाज आ रही हाँ है। हाँ। अच्छा अच्छा, हाँ, नहीं इसमें शो कर रहा था कि कट गया। नहीं नहीं, नहीं, आवाज नहीं, आ रही सर। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। इन अरविंद जी सारी चीजों को लेते हुए हमको उस दिशा में बढ़ना है, क्योंकि भारत की ये इस महामारी के दौरान हमको दिख गया कि अगर फैक्ट्री बंद हुई तो काम चल गया, हवाई जहाज बंद हुई तो देश चला, रेल बंद हुई तो देश चला, लेकिन कृषि और पशुपालन का सेक्टर ऐसा था जिसने लोगों को भोजन और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराए। अगर कृषि का सेक्टर नहीं रहा होता, आप डेयरी के सेक्टर में आत्मनिर्भर नहीं रहे होते, तो आप कल्पना करिए कि लोग कितने लोग भूखमरी से और पौष्टिक पदार्थों को न मिलने के कारण मरे होते। तो इसलिए हमको सारा ध्यान अभी ग्रामीण भारत के ऊपर केंद्रित करना पड़ेगा। ये जो 6 लाख गांव में इस देश की 80% लोग रहते हैं, उनको फोकस करते हुए नए भारत की इबारत लिखनी है, नए भारत की कल्पना करना है, अपने प्राचीन और पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान से जोड़ते हुए कृषि और पशुपालन में देश को आत्मनिर्भरता की तरफ ले चलते हुए भारत की ही नहीं वैश्विक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमको कटिबद्ध होना है। इस वेबिनार के आयोजकों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नो, ये डॉक्टर AK सिंह सर। हेलो, इज डॉक्टर AK सिंह सर इज विद अस? हाँ मोड़- हाँ, वो हाँ। है, लेकिन आवाज उनको लग रहा है पहुंच नहीं रही है क्या? उनका हो सकता है म्यूट है, मे बी म्यूट। हाँ हाँ हाँ, हाँ, हो यस यस। सकता है। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए 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 डॉक्टर साहब। सर, सर आपकी आवाज आ रही है AK सिंह सर? आप म्यूट करके अपना बोलिए, अभी वो म्यूट आपकी आवाज मिल रही है सर? हाँ हाँ, बोलिए, अब बोलिए। Am I audible? यस Yeah, यस yeah. Yeah, yes, sir, yes. Okay, shall we start? Thanks for drizzling of informative and commendable lecture of Dr. Singh. And he has focused on local recommended breeds, animal entrepreneurial venture as a venture of the dairy animal husbandry, and how can we make it more lucrative. And he has emphasized food and nutritional security importance of the animal husbandry. Then thank you, sir, for the informative and commendable lecture. And now our second speaker is Dr. B.S. Devra. Good morning, Dr. good morning, sir. Devra is a renowned person of the field of animal husbandry and dairy. He has contributed more in the society, more than 25 research papers and 10 book chapters. Now I would like to invite Dr. Devra to deliver a worthful and commendable lecture. Sir, please. Good morning, sir. Can I share the screen, sir? Can I share, Arvind ji, can yes I sir, share the screen? yes sir, yes sir, yes sir. Yeah, sure, sir. Go ahead, sir. Is it visible? It's Hello? yes Yeah, sir, yeah. yes sir. Quite visible, Is it sir. visible? Visible Okay, sir? okay. Uh, Okay, so can I continue? yeah. Yes sir. Put it on presentation mode sir. Just I Slide may show. take a sir, Arvind ji, I may take a risk because I am trying whenever put on this presentation mode, sometimes it is hanging. Okay sir, okay. Anyway, No problem let sir. me No problem. let me take a risk. No sir, no problem. Okay, sir. You may continue sir. Let me take, sir, if it happens.
Sir, previous one is Oh. also visible. So okay. So that problem has occurred. So just 1 minute only. Just I will come to the previous mode. Yeah, sir. Mhm. जतो रह्यो पाछो. चलो. Is it visible now? Yeah, So I can continue. sure, sir. Okay. Please. Good morning. Am I audible? Yeah, sir. Yes, Please, sir. Yes, sir. please keep Okay. continue. So okay. So good morning to all. Just if the dignitaries are around somewhere, then just addressing to the pattern and the Honorable Vice Chancellor of the SKUST, Dr. Sarma Sahab, all the Saptarishis of the Advisory Committee, 7 Vice Chancellor, the member of this Advisory Committee, Organizing Committee, conveners, organizing secretaries, and all the audience and the moderator of this event. The lecture of the talk of the Singh Sahib was very much wonderful, and just I suppose that he is having different of the qualities rather than an academician. So he is a great. So I am not that much orator, even though I will try to justify the things on the technical ground from my basis. One point I would like to make here clear that I was introduced as a man of animal husbandry, but in fact I am agriculture engineer basically. I am BTech, MTech and PhD in agriculture engineering, water resources development and management, and soil and water conservation engineering. And presently working as chief scientist and professor head in ST Agriculture in Gujarat. So with this brief my introduction, just my talk is on the agriculture water management challenges and opportunities. Yeah. So in this talk, if we talk about the global water scenario, then just you can see in this slide that the total global water which is available, if we take in terms of the percentage, then 96.5% is available in the ocean. Other sources are 0.9%, and the fresh water is hardly 2.5% at the global level. Of this 2.5% fresh water, 68.7% is in glaciers and ice caps, 30.1% in groundwater, and 1.2% is the surface water. And from this portion of the fresh water, if you take the surface water and the fresh water, then the gross and then oils permanent are 60%, lakes and atmosphere, all these things. So that way ultimately if we talk, then less than 1% of the world's fresh water is accessible for the direct human resources. So we talk of a lot about that this much quantity of this water available, but reality is that very, very meager quantity of the water is available which can be managed or manipulated by the humans. If we talk about the water resources availability and liability of the country, then fresh water resources are 4% of the globe. Rainfall is 3.7% in this part of the globe.
Land is 2.3 of this country, and the population is 60 to 17%. So from this information, if we just estimate the water resources of the India, then on the basis of average annual precipitation of 110 mm, the total quantum of the available water for this country is 4,000 billion cubic meter, which is of the 4% of this world. Of these 4,000 billion cubic meter, 2,047 billion cubic meter, it goes back to the atmosphere, and 1,953 billion cubic meter, it goes as surface water runoff, which is 49% of the water which we are getting. And this is called as the renewable water. Of this renewable water, just figures are there if you see in these slides, 831 billion cubic meter. This is not utilizable at all. And from the utilizable portions, the potentially utilizable surface water is 690 billion cubic meter. And natural recharge to groundwater is 432 billion cubic meter. And from which potentially utilizable is only 342 billion cubic meter. So if we club these two entities, then total 1082 cubic meter of the total annual utilizable water is available with us. And the present use is 650 billion cubic meter, which is 60% of the utilizable share of this water. So that way we are not in a position to use the 40% of the available water which is available with us. If we see the result of it, then resulting in the potentially significant demand supply gap in the near future, then this slide shows that a cutoff point has come where we are in a position or in a condition to face the water scarcity, or we are in the stress conditions. So just you can see from this, a net deficit of 12% of the water demand will be experienced by 2025. And all the major rivers basins except Brahmaputra, which again comes from the country which is not in our control. And Godavari basins will experience a deficit of 20 to 80% by 2030. The importance of these indicators is that if we see the indicator of the water scarcity, then if per capita availability of water is less than 1700 meter cube, then water stress condition is called. And if it goes down, then 1000 meter cube, then water scarcity condition is termed. Now we see the availability, then per capita storage of this country is 213 meter cube. Even after completion of all ongoing and proposed dams, and per capita storage will touch approximately 400 meter cube of this water. And if you compare our this capacity with other countries, then just you can see this capacity of Russia is 6,103 meter cube. For Australia is 4,733 meter cube. US is 1964 meter cube. And of the China is 1,111 meter cube. In India, if we talk other way, then in India, 9 out of 20 river basins covering 200 million populations are already facing water scarcity condition. Then this is a green picture based upon this information. If we start this statistic from 1951, then per capita water availability in India in 1951 for the population of 361 million, it was 5,177 meter cube per year. And if we come to the 2001, for 1,027 million populations, it came to 1,821. And we anticipate, then you can see what will be the situation in 2025, and again what will be situation 2050. Means the situation will be very much worsen in 2050 if we cannot manage these resources judiciously. This is another scenario of the country, the groundwater stress blocks of India. You see most of these red patches are there.
This all the patches indicates that most of the portion in Rajasthan, Karnataka, some part of this Maharashtra, Andhra, and Tamil Nadu also. Over exploitation of the water is there, means whatever the rate of the recharge is there, the discharge of the water is more than the rate of the discharge one. Of course, in some portion the shown with this yellow indicator, critical portion is there, and some semi-critical areas are also there. But whatever the areas are shown these pictures, all areas are having threat of this water scarcity. And another this picture of the countrywide of the some important states are there. Then the groundwater quality states in selected states is given in this slide. You can see Punjab, Haryana, UP, Rajasthan, Gujarat, Karnataka, Tamil Nadu. These are the some representative states where the situation is very dim. So in the second column, if you see, then utilizable groundwater resources, million hectare meter a year. For Haryana, it is only 0.86 meter. Then you see in the next this column, then use of the poor water quality. That is again for UP. UP is very much suffered with this problem, and total 1.42 million hectare area per year is where the poor quality of the water is there. Then if we go as per the area underlined by the saline groundwater, then the numbers comes of the Rajasthan, where the largest area is prone to this saline groundwater. Sectoral wise, if we anticipate the demand of the different sectors. Hello, hello. Is there an issue? Hello, hello. Am I audible? Yes, sir. No, Yes, keep sir. continue. Keep continue. Okay, Sir. okay. Oh, I would request just to mute Yes, sir, all yes, sir. except me. Yeah. So sectoral wise demand, if we see, then this is the scenario of 2010. Then agriculture is considered to be the largest sector of this water demand, which is having 83%, and rest of the sectors which are having less quantity of this water. Then the water requirement share of different sectors, it is anticipation from 2001, and just a comparison given between 2001 versus 2050. Just you can see in the irrigation. In 2000, it was anticipated as 84.6%, and it is as anticipated for 2050 as 74%. Then drinking water, next is the industry water, next the energy water, next the other side. So the intention of showing this status is that we are utilizing the maximum share of this available water, and we have to do some evolvement of the technology. So that way we have to reduce our demand. Otherwise, again the situation would come that society may not allow to use this much quantity of this water. And if society won't allow us to use this much quantity of water, and if we could not produce the required food production, then just we can imagine. And this is the best and we can imagine, because we are the self-reliant in the food production in the time of this pandemic. That's why we are having that much confidence. And if we that situation would have not been, then again the situation would have been the different one. So here we have to manage this water. Then just this is a common, probably all are from agriculture background. We know population, then the importance of the agriculture. GDP is hardly 15.4%, but yet it caters 55% of these populations. Marginal farmers dominates, and major of the crops are there, and 60% of the cultivated area is rain-fed, and only 40% of the area is under irrigation. So again, this 40% area we have to manage very much critically. If we consider India's agricultural land and food productions, then total cultivated land is 142 million hectares. We know. Then rain-fed agriculture and share shown in this slide.
Then come to the point. This was the status. What is, then what we have to do to manage the menace. First, the irrigation management. Irrigation is one of the most important crop management factors. Farmers can control crop development, yield, and quantity. These are the situations. The most important technology is the micro irrigation system, which can be used for controlling this menace. If we talk in a very holistic manner, then two strategies we have to adopt. One is the conservation of the water, and another is to management of this irrigation water. So we have to go side by side for both these strategies. We are, most of the people who are from agriculture well aware that what are the water requirement of different crops. Then just I try to give you some idea that what is the status of the source of availability of the irrigation water in India. And we see that the most popular source for the irrigation water is yet tube well and wells in this country. Then come here the where is the lacuna? The lacuna is shown by this picture. Here is a comparison is given of the irrigation water losses. It is comparison between the globe and the India. In the global scenario, if we see, then 55% water is absence is there, whereas in our country only 17% water is utilized by this crop. You see, 83%, 84% we are taking water, and 83% of that water is being unutilized. Only 17% of that water is utilized. So just it gives a clear direction that this is the scenario of utilization of the irrigation water in this country. So this we have to address critically. For addressing it, what we can do? For this integrated water management solution for building resilience to agriculture, these are the some steps, measures for this one. This can be done by enhancing storage, improved conveyance and operations, enhanced access to the water, minimizing green and blue water losses in favor of the transpiration, because which is mostly lost from our hand. Then demand management, efficient water use, supplemental irrigations, conjunctive use of the water, poor quality of the wastewater. Say what was the situation in the UP or the Rajasthan, where the conjunctive water can be a good source of the irrigation water. Then exploiting interaction of the genotypes and agronomic practices so that the crop can be selected which require less water, and the agronomic practices also should be there which saves this water. Then crop diversification is most important thing. Multiple water use and integrated farming system, improving water productivity and policy level also. Because nowadays, whenever this canal water is there, or even whenever the tubewell or this groundwater exploitation is there, so certainly it is lifted with the help of the energy. But the rates, just we know very well what is the situation. But because this is due to the government policy, so government also has to see in some reformation of this policy also in the interest of the farmers. But what we can do here for improving this irrigation water management as a technologist, we can improve conveyance and distribution system, bringing pressurized irrigation, micro irrigation as the adjunct with the canals, use of in Gujarat, this type of the pilot projects are going on there where this canal water is being utilized through the micro irrigation systems. Then use of the space technology in ICTs in precision irrigation management. Then dialogic tool based on the DSS for linkage of canal operations and on-farm water management. And innovative institutions, ways of managing water through PPP. That will be most effective. This model is working very much efficiently in Gujarat, my state, provider farmers company or the Federing Water Use Authority into private. And this ICT type of experiments we are also conducting in my universities also.
Then use of ICTs for efficient irrigation management, just picture itself effects. Yeah, these mobile apps, this remote sensing, then through these satellite imageries, these type of the activities can be done with the help of the IoT also. This irrigation water management can be efficiently nowadays because of the available technology. And you see, just today we all are together here talking one day from all these steps only because of the IoTs. And on basis of this IoT, some experimentation going on in our farm also. Then just it is a comparison. Just we know very well that conventional border check vision ring flows are there. Then micro irrigations are there. Some approximate efficiency is given in the conventional. It is 35%. The sprinkler it is 70%, and then 90%. These are the some pictures. Actually, I tried to show here that whenever we apply the water through the conventional method of the irrigations, we are wasting this water. Just you can say the bulb pattern in the last portion, moisture pattern in furrow irrigations. Where water is not required at all, whereas roots are not there, the water is far away from this root zone. So this is the limitation of the traditional irrigation system. Border irrigation, this efficiency and these parameters are given there. The sprinkler, particularly water efficiency, you can go up to 75 to 85. Then environmental coefficient also. It is an important component because in the traditional, the uniformity coefficient is not there at all. So in some patch, good crop is there, then another patch of the crop which is not getting a proper quantity, the water may not be good. A lot of variation would be there. But here in MIS, micro irrigation system, there is no fear of that type of variations in this one. This is about the drip, again more efficient than the sprinkler irrigation system also. This technology in some of the states are working very much efficiently. Gujarat, Maharashtra, Andhra, Telangana, Karnataka, Tamil Nadu. But the problem is on the upper part where abundant quantity of the water, well, there is the problem. In Rajasthan also they are doing good in the sprinkler irrigation systems. These are the some informations, technologies for regional crops of India, and what type of the MIC system is there, whether it is drip or the sprinkler. Different type of the horticulture crops are there, and different types of the agriculture crops are there. So these are the in one this column, in third one, the percentage of water saving is shown that this much quantity of the water saving could be possible up to 48.5% it is possible. And because of the also with the quality, the yield also increases, and this as per this information, yield goes up to 43% higher than this traditional one. Same thing is for agriculture crops also. So in short, nutshell point is that with the help of the micro irrigation system, with good quality of this our produce, the water saving would be there, then increase in the yield will be there. Then particularly a very much wonderful example I would quote from the Gujarat. You see in 95, the situation in Gujarat was that people were not adopting this one at all. What is the situation in UP and the north part of this country? Because at that time the people didn't felt that. But with the time, the assurance of the electricity was not there, the labors were not there, then many of the other reasons. So because of those reasons, not only the technical reason, because of those reasons, presently the adoption of this MIS in Gujarat is increasing very much fast. These are the benefit of MIS, because with the help of the MIS, you can give the fertigation also as with the irrigation. Otherwise, in traditional, it is not possible. In traditional, you have to go 2 times for this person. So this is example of the just a example crop has been taken as this castor and cotton, where fertigation with the help of the fertigation, these are the advantage of this system. Same thing is the potato, groundnut, brinjal, chili, tomato, bottle gourd. These all are the information from our own experiment. So this is the real field information what we have obtained from the experimenters. So here it is presented for the information to all, which can be replicated at different places also.
Then again, for this horticultural crop also, pomegranate, papaya, custard apple for this time. These are the benefit of this ones. With the sprinkler irrigations also, it is possible for the potato, castor, mustard, this type of thing. Then this pictures give us that what is the possibilities. Here in the sprinkler, drip and the total this actual scenario, of course it is of the 2011, but this just give the representation of that only area shown as the red block is yet has been implemented, and the potential is very huge. Only hardly less than 10% area yet has been put under this micro irrigation system. So there is a huge potential of application of this MIS in this one. This gives the state-wise data. This is a message for all that you see where your state stands in MIS. You see this Maharashtra, AP, now 2 states are there, Gujarat, Karnataka, Tamil Nadu, MP, Rajasthan, and the states whose names is not here, they have to think over this technology. They have to think over seriously for implementation of this technology to bring their state's name in this chart. Then benefits of the farmer's perception. Because many times what we technocrat, we talk a lot of. But again the problems, yesterday also I was observing that at the field level situation is a different one. And again, we becomes the complainer. So really whatever the technologies have been developed by us, whether has it gone to the benefit or not. So we go to the farmers also with the help of our extension system, and just we survey them and we try to find out their perception. So this is the real survey conducted among the farmers, and this perception of the farmers is here about the technology of this one. Here farmers' perception is that the water saving to the extent of 36 to 45% is there. Farmer at least accepting this one. Fertilizer saving is there, saving in labor charges is there. MIS induces early maturity in crops also. DIS improves quality of produce, particularly in banana. Then premier price of the produces. So that farmers also do agree. So the benefit of this one is that the farmers become ambassador of us, because it is not possible. We have our limitation. We cannot go everywhere. So farmer become our ambassador, and that way he advocate for our technology. Of course, some gaps are there in the adoption of the drip irrigation system. It is not 100% soundproof, and with the continuation of this development procedure, certainly we have to match out this gap in adoption of the drip system. So these are some of these gaps. Initially, find every farmer whenever he becomes the first user of this one, but with the time, this gap are sorted. Then the mulching technology is also a very much important technology in support to the MIS. In MIS, just we are managing, but the again point is whenever we gives the water to the soil, obviously it will evaporate from the surface also. So in order to check that water also, this mulching is very much useful technology in support of the MIS, so that the maximum conservation of water would be there, and the moisture which is available in the root zone will be available only to this plant. So these materials used for the mulchings are shown here. Advantages are there. Most of us know very well the advantage, so need not to discuss more here. Some these are the field level photographs here. Just I tried. These are field levels photographs taken by different agencies, because in Gujarat Green Revolutions Company is there, and they are the nodal agency for that one. So these photographs I have taken from them. So thanks to them. Then the benefit here of the mulching with the MIS, mulching increases yield of the irrigated and rain-fed cotton. This is a representative crop is the cotton. So it has been taken in the many of this crop. You see at the different research station of the Gujarat,
the experimentation haven't taken. In second column, you can see location or state. Here is Gujarat. Central Uttar Pradesh information is also available in this chart. This quota variety and this crop is there. Soil situation, mulch material, and water saving and increase in yield percentage is given here. And the last column, the reference is given. So it is not the arbitrary information, it is a very much authentic information. Then mulching enhances yield of the cotton also. This is the second benefit. Mulching minimizes the weed problem also. Not only the moisture conservation, enhancing this property, it also minimizes the weed problem. So that way, the labor cost as well as the input cost is also reduced by use of this mulching. Then mulching enables to use poor quality of the water. What is the problem of the UP? What is the problem of the Haryana? What is the problem of the Punjab? What is the problem of the Rajasthan? Even we can use mulching can be helpful in utilization of the poor quality of this water also. Then in the coastal area again, sea water intrusion is a different problem. And particularly because we have approximately 1600 kilometer area in Gujarat. So it is a very grim situation for us. So we have been working for that also. Otherwise, what happened because of sea water intrusion? This saline water intrudes to the ground, mixed with the groundwater, and it becomes makes the breakage to the field water. These are the challenges of the irrigations with the saline water if intrusion is there, and how this is tackled. These are the management practices of there. I would make available this presentation, so later on if someone want to see, they can see, because time is again positive. I'm looking that too. Then different source of the poor quality water is this one. Then to tackle this situation, again what we can do, which is in our control, this can be done with the help of the rainwater management. And the government of India, we know very well, have given the top priority for this rainwater management, because the recharge is less than the discharge, so it is the top priority. And this rainwater management can be done most effectively with the help of the watershed management as a framework for the adoption, because it is the best framework. Watershed model is the best framework for doing this rainwater management activities. So with the help of the different interventions on the field, economic practices can be implemented. Small engineering interventions also can be done on the field. Then off the field, some structures also can be built up for harvesting the rainwater, and that way it will be a boon for this one. Then for irrigation, another Dr. Singh Saab was also mentioning in his talk that energy point, because whenever we use 84% of this water, and most of that portion is from these tube wells of this groundwater, then for lifting of that water, energy is a big source. Generally, as an agricultural scientist, we do not consider this weightage of the energy in agriculture, because whenever we talk about that, what is the share of this different component, say irrigation, it contributes 27%, seed, it contributes 25%, plant protection inputs contributes 16%. But nowhere directly the contribution of energy, how much amount of the energy is contributed for the agriculture production. The rough estimate says that from seed primary tillage to the transportation to the mandis, the energy component is approximately 22%. So a large component of the energy again consumed by this agriculture sector. So for reducing the energy demand in the agriculture, this best source of this renewable energy, which may be the solar energy, which may be the wind energy, which may be the biomass or this bioenergy, which can be very much useful for supporting the agriculture, for
reducing the cost of this agriculture inputs. And again, indirectly, it gives the benefit to the farmers and to environment also. These are the some summary table, the efficient utilization of available water resources. Some points are there. Then these are the sub points for the augmentation of the water resources. Tank rehabilitation program is the most important for this one. Promotion and support to community water conservation and research structure. Increase vegetative cover in catchments. Agronomic practices. Areas for reducing runoff. In situ water harvesting through subsoiling, open well recharging. Construction of percolation pits. Encourage farmers for farm ponds. Farm pond may be a multi-purpose activity for farms. Subsidizing and popularizing roof water harvesting through enforcement. Otherwise, people won't adopt it. Then interlinking of the rivers, which is of the domain of the government. Why to think for the water? Some facts are there, we know very well, so I would skip this slide from here. Then adaptation of the climatic change, which is a very much crucial issue nowadays. For the adoption of this climate change, some strategies are there. One is the development of the crop varieties, adjusting the crop sowing, managing pest. Just last 1 minute, last 1 minute. Managing pest. And the fourth one is the water management, which is more important. Water scarcity, poor quality, competitions by other aspects. And these are the technologies are there: water harvesting, precision irrigation, multiple uses, conjunctive use, etc. These are the technology. And other adoption, these strategies are there: on farm storage option, using wastewater, land shaping, improving soil organic matter, command area irrigation, conservation of forest, mangroves, agroforestry, etc. So with this, just I would try to end here my talk. Thank you very much for patience listening me. Thank you very much. Hello. Singh sir, I have completed. Hello. Thank you, sir. Thank you for your brilliant presentation, sir. Dr. A.K. Singh, sir? Is Dr. A.K. Singh there? Yeah. Okay, sir. Okay, thank you, Dr. Devra, for drizzling of informative and commendable lecture. Thank you, sir. Thank you. Dr. Devra delineate a scenario of water emphasis, judicious use of water, water demand, and agriculture sector is the biggest consumer of water sources. Irrigation management and emphasis of water conservation and water management. Conjunctive use of water, use of ICT for efficient irrigation, and how can we conserve the moisture, and emphasis on judicious use of energy source. Thank you, sir. Thank you for a nice lecture. Now session is open for discussion. Another side begins. अरविंद जी सबको अनम्यूट कर दीजिए. हेलो डॉक्टर अरविंद जी. Okay, sir. Okay. Yeah. The participants who want to discuss, they can unmute themselves. Hello. Dear participants. Hello. Good morning, sir. Good morning. सभी सो गए. Good morning, sir. Sir, मैं डॉक्टर. हाँ बोलिए गगन जी बोलिए. सर मेरा सवाल सिंह सर से है, जिन्होंने अभी एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बताया है. जी बताइए. सर मेरा सवाल उनसे ये है कि आप एक बात मतलब ये तो मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर की वजह से यूज ही नहीं होता है, इनको तो हम इस्तेमाल ही नहीं करते हैं फील्ड में. इन ब्रीडिंग को हम कैसे प्रमोट करेंगे और इससे इनमें जो ब्रीडिंग का
कम है उसको कैसे इंक्रीज करेंगे सर, और वाइट रिप्लेसमेंट कैसे बीट करेंगे? आवाज साफ नहीं आ रही, आपकी आवाज कट के आ रही है। सर आपको मेरा सवाल समझ में आ रहा है? नहीं, हेलो सुनाई नहीं पड़ा, पूरी आवाज ही कट रही है आपकी। हेलो, हाँ जी सर। सर हम एक तरफ बात करते हैं धूप में वाइट पोल्यूशन की, दूसरी तरफ जी आपने अपने लेक्चर में कहा सर हम इंडिजीनियस ब्रीड को प्रमोट करेंगे। जी हेलो, जी जी इंडिजीनियस ब्रीड जो ब्रीड्स हैं हमारे, जो बुल्स हैं, वो तो रिड्यूस होते जा रहे हैं क्योंकि हम मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर की वजह से उनको तो इस्तेमाल ही नहीं करते। तो हम उनकी ब्रीडिंग को कैसे प्रमोट करेंगे? और उनका यील्ड तो कम है सर, वो 2 या 3 किलो दूध की कैपेसिटी होगी उसकी, वो कैसे नहीं, मीट अप? बिल्कुल होगी। देखिए, भारत में जो 7-8 नस्लें, दुधारू नस्लें चिन्हित की गई हैं, तो सरकारी स्तर पर भी और बहुत सी संस्थाएं हैं जिन्होंने उनको 15 से 20 लीटर तक पहुंचा दिया है। एनजीओ के लेवल पर भी और सरकार के लेवल पर भी इस पे प्रयास चल रहा है। और हमारी जो इंडिजिनस ब्रीड है उनमें कुछ ब्रीड ऐसी हैं जिनमें दूध देने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं और उनके ब्रीड इंप्रूवमेंट का काम चल रहा है। और जहां भी दुनिया में हमारी ब्रीड को ले जाके लोगों ने संरक्षित किया है, वहां से हम सीमेन और बुल मंगा रहे हैं। सर ये फार्मर लेवल को ये टेक्नोलॉजी, मतलब ये सीमेंस तो अब तक पहुंची नहीं है। नहीं, फार्मर लेवल पर तो हम सीमेन पहुंचाएंगे। सर ये सवाल एक फार्मर ने ही पूछा है, वो मेरे साथ बैठे हैं। हाँ, तो ये टेक्नोलॉजी देखिए, फार्मर के लेवल तक सीमेन की टेक्नोलॉजी पहुंची कि नहीं पहुंची? सर नहीं पहुंची है, वो ये सवाल एआई की टेक्नोलॉजी पहुंची है ना? सर नहीं पहुंची है, वो तब AI टेक्नोलॉजी पहुंची है। हेलो, इसीलिए हमने कहा कि गवर्नमेंट्स को अपने ब्रीडिंग प्रोग्राम तय करने पड़ेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने बुंदेलखंड में राठी के लिए अपना प्रोग्राम तय किया है। जी सर। तो इस तरह के कार्यक्रम तय करने पड़ेंगे। और मैंने पहले ही कहा कि वैज्ञानिकों की भूमिका किताब से निकल करके अब गांव की तरफ बढ़नी चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। हमको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा और तकनीकी हम वही विकसित करें टेक्नोलॉजी जो किसान जिसको एडॉप्ट कर सकता है। थैंक यू सर। ओके ओके। लैब टू लैंड सर। यस सर, ये जो ग्रीन कलर यॉर्क एग आते हैं, ये आर्टिफिशियल है या नेचुरल है? ये इनको इस्तेमाल करना सेफ है? सर ये जो ग्रीन कलर यॉर्क एग आ रहे हैं, आवाज साफ नहीं आ रही है, आपकी आवाज कट रही है। हेलो मैडम, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। हेलो सर, अब क्लियर है? हाँ बोलिए। सर आजकल ये जो ग्रीन कलर यॉर्क आते हैं, एग्स आते हैं, कलर का है, ये आर्टिफिशियल है या इनको यूज करना सेफ है? देखिए, कोई भी चीज अगर नेचुरल है, जी सर, अगर नेचुरल पिगमेंटेशन है, नेचुरल कलर है, तो वो सेफ है। और जहां भी आर्टिफिशियल है वो सब घातक है। नहीं सर, मेरा सवाल ये है कि ये जो ग्रीन कलर यॉर्क है, ये क्या ये यूज करने में सेफ है? ग्रीन कलर यॉर्क सर, एग में जो यॉर्क होता है, हाँ, ये आर्टिफिशियल है या नेचुरल है? देखिए उस पे अभी बहुत सारी, अभी कोई कंफर्म रिसर्च नहीं है उस पे। और प्राकृतिक रूप से एग योग जो होता है वो पीला ही होता है। थैंक यू सर। तो अभी हमको इतनी ऊंचाई पे नहीं जाना है, अभी तो हर आदमी को पीला वाला एग योग मिल जाए यही बहुत है। थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू सर। बहुत चूजी नहीं होना है हमको। मैं तो दूध के अंदर जो फोर्टिफिकेशन हो रहा है, मैं तो उसका भी विरोध करता हूं कि दूध को प्राकृतिक रहने दीजिए। प्रकृति ने अपने आप दूध को कंप्लीट फूड बनाया है, उसमें विटामिन सी और आयरन नहीं होता। तो आयरन के लिए हम दूध को ट्रेडिशनली लोहे की कढ़ाई में उबाल के पीते हैं और वो ट्रेसेबल आयरन आ जाता है। तो इधर वैज्ञानिकों की एक बिरादरी उसमें फोर्टिफिकेशन की बात भी कर रही है।
अरे जो है प्राकृतिक उसको प्रकृति का फूड ही रहने दीजिए, उससे छेड़छाड़ मत करिए। Thank you, sir. Can I supplement? Yes, yes. Why not? Madam, just I would like to supplement to madam's question. Yes, sir. Just to develop the confidence of the farmers. You see two very much prominent this breeds. One is the Gir Singh Saab was talking about this one, which was given to the Brazil also, and now again we are taking from the Brazil also. Another one is the Kankrej, which is also existing in some part of this North Gujarat as well as the Rajasthan part also. So with this development process in a traditional manner, now we are in a position that the farmers are getting from this Kankrej breed, that is our indigenous breed, from Kankrej breed, 28 liters per day milk farmers are getting. And on our research station, it is giving 32 liters per day. Right. So that way, development programs are going on there, and very much aggressively programs are going there. Simply thing is that the adaptive farmers are to be selected that way, and they will be our ambassador. Thank you. Right. सर, सिंह साहब से एक क्वेश्चन है। सिंह सर जी बताएं। आई एम ऑडिबल सर? Yes, yes. Sir, I am Professor R.S. Negi from Uttarakhand, HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी। जी नेगी। मेरी एक क्वेरी ऐसी थी सर, अभी जो ये कोविड पैंडेमिक चल रहा है और उसमें लोगों ने एक बात आई जो कड़कनाथ है जी, तो उसकी एडेप्टेबिलिटी क्या हिल्स में हो सकती है? देखिए वो जो झाबुआ बेसिकली जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है, तो वो झाबुआ की ब्रीड है बेसिकली और वाइल्ड ब्रीड है। यस यस सर। अब उतनी ठंडे कंडीशंस में क्या हो सकता है इसमें बहुत स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। हालांकि हो सकता है कि वहां की जो नीचे की कंडीशन है, जैसे देहरादून से पहले की कंडीशन में तो सर्वाइवल उसका ठीक हो सकता है, लेकिन बहुत ऊपर क्या होगा इस पे अभी बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता। और मेरा यही क्वेश्चन था सर कि एज पर द क्लाइमेटिक कंडीशंस वो एमपी और झारखंड से उसको बर्ड का माइग्रेशन या उसको एडॉप्टेशन किया गया है हिल्स में, बट उसकी कितनी अडॉप्टेबिलिटी होगी? क्योंकि अभी कोविड इस सेशन में लोगों ने कहा है कि उसके जो एग हैं दे आर गुड फॉर हेल्थ एंड दिस कोरोना। तो समबडी इज आस्किंग मी कि सर थोड़ा आप इसमें पूछिएगा कि साइंस क्या इसको बोलते हैं, कि क्या ये स्टडी क्या वो अडेप्टेबिलिटी के हिसाब से हिल्स में उसका हो सकता है? नेगी साहब, मैंने पहले ही कहा कि जो जहां की क्लाइमेट का है उसको वहीं रहने दीजिए, और आप जिस क्लाइमेट में रहते हैं तो आपके शरीर की एडाप्टेबिलिटी उसी क्लाइमेट में पैदा होने वाली फल सब्जी अनाज मुर्गी बकरी है ना गाय, तो वो तत्व भी उन दूधों में मिलते हैं। जैसे आपकी बद्री गाय है तो बद्री गाय में जो जितनी जड़ी बूटियां और पहाड़ की जो पदार्थ खाते हैं उनकी आवश्यकता आपके शरीर को भी है, तो दूध के माध्यम से वो तत्व आपको भी मिल जाते हैं। तो इसलिए बाहर की किसी ब्रीड को, और कोविड-19 में केवल शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की बात की गई है, और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता आप जिस क्लाइमेट में और जहां रहते हैं वहीं पाए जाने वाली वनस्पतियों से बढ़ाइए। कि चर्चा में मत जाइए कि इसका बहुत अच्छा है उसका बहुत अच्छा है। जैसे प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए बकरी का दूध 100 रुपए 200 रुपए लीटर तक बिका, ज्यादा बिका जी। तो इसलिए बहुत लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली नेगी साहब ये जो कड़कनाथ झाबुआ का है ये एमपी में है। जी हाँ एमपी में है झाबुआ। एमपी ये जस्ट राजस्थान गुजरात और एमपी बॉर्डर पर आता है झाबुआ एरिया।
और छत्तीसगढ़ भी उसके किसी border जमाने पे। छत्तीसगढ़ भी किसी जमाने में एमपी का ही भाग था सर। जी सर, झाबुआ सर, में सर। जो कड़कनाथ हो रहा है वो छत्तीसगढ़ में लोग बाग ट्राई कर रहे हैं उस एरिया के लिए, क्योंकि काफी चीजें सिमिलर हैं, इवन दो इट इज यट इन ट्रायल बेसिस। तो जब एमपी का ही एक दूसरे भाग में भी Exactly, ट्रायल exactly. बेसिस पर चल रहा है, तो जो सिंह साहब ने बोला नेटिव वाली बात है, वो काफी गंभीर सोचने जी। जैसी बात है। तो फॉलो हिम एग्जैक्टली। नहीं पर थैंक यू सर। सर मैं सर इसलिए पूछना चाह रहा था कि सम वन फार्मर ही इज डूइंग हियर एक्चुअली, और ही इज डूइंग वेरी गुड एक्चुअली, द एक्स इज वेरी गुड इन size, everything. So that the query from that farmer also. नेगी साहब Then I will. हाँ बोलिए सर बोलिए प्लीज यू कैरी ऑन। नहीं सर, आप कहिएगा प्लीज। नेगी साहब ऐसा है कि नेगी साहब कुछ फार्मर बड़े क्रेजी होते हैं, कश्मीर में केसर होता है और हमारे किसान भी कुछ केसर की कल्टीवेशन करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो इतनी सफलता नहीं होती। ठीक है, कोई शौकिया आदमी होगा जो अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा, ही कैन मैनिपुलेट ऑल दी थिंग्स, क्योंकि अभी ग्रीन हाउस में सब कुछ हो सकता है। लेकिन साहब जो चीज कश्मीर में होती है वो साहब गुजरात में मेरे कंडीशन में आप एक्सपेक्ट नहीं करते इतना। वो माइक्रो क्लाइमेट नहीं होगी सर ना। एग्जैक्टली सर, माइक्रो क्लाइमेट चाहिए। Exactly. My question is as per the climatic condition and adaptation of the species. करेक्ट सर, नेचर ने बनाया, सब नेचर ने बनाया है सर। Exactly sir, thank you so much. नहीं, both the lectures are very excellent, very informative, very fruitful session. I am thankful to my core of heart, sir. Both of the people, sir. Thank you very much. Thank you sir for good words. Anyone more? Anyone more? Please unmute yourself. Sir, if there are no more questions, we should proceed ahead. If there are no more questions from the audience side, we should proceed ahead, I think. AK Singh, sir. Shall we proceed? Dr. Srivastava, shall we proceed? Yes, sir. I think there is no more question from audience side. So, please conclude the session, sir. Okay. Most respected Honorable Vice Chancellor of SUCAS Jammu and Kashmir, Dr. J.P. Sharma, sir. Respected speakers, Professor Guru Prasad Singh, sir, and Dr. Deora, audience, and my colleagues. I deem it great honor to propose the vote of thanks to who have helped us in making the webinar such a resounding success. First of all, I would like to propose hearty vote of thanks to our both speakers, Professor Singh and Dr. Deora, for accomplished excellent presentation and making this seminar interesting and worthwhile. I am happy to express vote of thanks to our colleagues, Dr. Sasank and Mr. Balyan, staff member who have made this session grand success. I would like to blow my hearty thanks to participants who have participated overwhelmingly and making the event success. Once again, I thanks to all of our cordial cooperation. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.
Thank you, sir, Okay. for conducting a so nice session. Now the technical session 3 is over. There is information for next session. The next session, technical session 4 cum validatory session, will start at 3:30 p.m. So I request to all participants, please join us before 15 minutes of the scheduled time of technical session 4. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you Arvind ji, thank you Kshitij, thank you Agrivision. Okay, Yes, sir. thank you to all of you. Thanks a lot, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir, Dr. Srivastav. Vasu sir, this is a 3:30 timing. 3:30. Thank you.